हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जो आज हम बात करेंगे वह है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। इससे संबंधित हम वो कुछ चीज़ों पे बात करेंगे कि इसमें कौन सी अनुसूची है, कौन कौन से अध्याय हैं तथा कितनी धाराएं हैं और उन धाराओं में से कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इन सारी चीज़ों पे जो है आज हम बात करेंगे। और दोस्तों, इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी इसको जो है मिस मत कीजिएगा। जो 25 जून को असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए, कम से कम इससे 5 क्वेश्चन तो 100% आने की पूरी उम्मीद है। पिछली बार का भी पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 5 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं केवल अनुसूचियाँ, अध्याय और धाराओं के बारे में, तो इसलिए जो है इसमें जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है इतने टॉपिक से भी आएंगे, इसी टॉपिक से ही आएंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। तो जो इसका पहला पॉइंट है, इस एक्ट में, अब मैं हर बार बोलूँगा इस एक्ट का मतलब होगा 1973। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम निम्नलिखित में कौन सा है? 73 है, 95 है, 93 है, ठीक है, या 83 है? तो 73 है। ठीक है, विश्वविद्यालय का अधिनियम जो है 73 है। ठीक है, तो इस एक्ट में, ठीक है, कभी कभी कैसा होता है कि अधिनियम पहले बनते हैं और एक्ट जो उससे संबंधित चीज़ें होती है बाद में बनती हैं, तो इसमें भी यही हुआ है। ठीक है, तो अधिनियम जो है 1973 ये है। तो पहला जो पॉइंट है कि इस एक्ट में 4 अनुसूची है, 12 अध्याय हैं और 69 धाराएं हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो पूछा भी जा सकता है कि क्या विश्वविद्यालय अधिनियम जो है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 उसमें कितनी मतलब उसमें निम्नलिखित में से हैं, तो उसमें दे देगा 5 अनुसूची, 12 अध्याय, 69 धाराएं। ठीक है, चार, तो उसका जो सही क्रम होगा वो सही क्रम यानी सही चीज़ क्या होगी? 4 अनुसूची, 12 अध्याय और 69। ठीक है, 69 धाराएं हैं इस एक्ट में, अधिनियम में। ठीक है, चलिए आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस धारा जो एक है, ठीक है, अब हमने तो पढ़ तो लिया कि 69 धाराएं हैं। अब दूसरी धाराओं में धारा जो एक है में विश्वविद्यालय, ये धारा एक क्या कह रही है? संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। ये जो है विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की जो धारा एक है उसमें ये चीज़ वर्णित की गई है ना, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ है। ये जो है किसमें है? अधिनियम 1983 और 73 के धारा एक में। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, आप देखेंगे नेक्स्ट है धारा जो 6 है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें 69 धाराएं हैं और सारी धाराएं दिमाग पे रखवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बताता चलूँगा। तो धारा जो 6 है वो ये कहती है कि विश्वविद्यालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है। धारा 6 में किसके बारे में बताया गया है? विश्वविद्यालय की शक्तियाँ, यानी विश्वविद्यालय क्या क्या कर सकती है, क्या है उसके पावर हैं, क्या शक्तियाँ हैं, उसको धारा 6 में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय की शक्तियाँ निम्नलिखित में किस धारा, मतलब ऐसा पूछा जा सकता है कि धारा 6 में, यानी मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के किस धारा में विश्वविद्यालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है? तो वह धारा 6 है। तो आपको ये चीज़ जो है आपको बखूबी पता होना चाहिए कि धारा 6 विश्वविद्यालय की शक्तियों के बारे में जो है बताया गया है। अब इम्पोर्टेंट जो धारा 9 है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ धाराएं होंगी तो मैं अगले पार्ट में बता दूंगा, क्योंकि अभी इसके पहला अगर हम वीडियो की बात करें तो उसके पहले वीडियो में दोस्तों हमने बात किया था कि कुछ संस्थाएं थी जिसके कौन कौन सी मैगजीन पब्लिश करती हैं और उसके प्रमुख कौन है, जैसे CSI और हो गया, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन सी मैगजीन पब्लिश करती है। ठीक है, या UGC हो गया, तो इनके बारे में हमने बात की थी। अब इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आपके पास आएगा। तो अभी जो है हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की प्रमुख जो धाराएं होती हैं। तो धारा 9 कहती है कि विश्वविद्यालय के अध्ययन के बारे में जो है बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? विश्वविद्यालय अध्यापन के बारे में जो है धारा 9 में बताया गया है। ठीक, धारा 12 क्या कहती है? धारा 12 में विश्वविद्यालय के
कुलाधिपति और उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुलाधिपति यानी चांसलर होता है जिसे बोला जाता है, वो राज्यपाल गवर्नर होते हैं, ठीक है। और इनके बारे में जो है संविधान जो अधिनियम है ये विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, उसकी धारा 12 में कुलाधिपति और उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसको बखूबी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, क्योंकि इससे संबंधित थोड़ा सा नोट्स कम मिलते हैं या ना बहुत ही कम है, तो इसलिए इस टाइप की वीडियो जो है बनाया जा रहा है और आप लोगों का जो है अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है, इसीलिए जो है इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। कम से कम अभी तक 40 वीडियो जो है उर्जित जीएस एकेडमी में आप देखेंगे प्ले लिस्ट में जाके, तो इससे संबंधित अपलोड हो चुके हैं। तो आप उसको एक एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम आ रहा है। तकरीबन 10 दिन पहले से रिवीजन स्टार्ट हो जाता है, तो ये रिवीजन का टाइम है, तो आप फटाफट जो है बार रिकॉल पूरा कर लीजिए। तो हम 12 बात कर रहे थे 12 धारा की, जो कुलाधिपति उनकी शक्ति के बारे में बताया गया है। धारा 13, अब इसको भी अब जो ये जो धाराएं हैं ऐसे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको कहीं लटका के रखिए, मतलब किसी से कनेक्ट करके रखिए, ठीक है। कोई चीज़ हवा में तो रहती नहीं है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि अगर आप मतलब एकदम घरेलू एग्जाम्पल है, ये कपड़े कैसे सुखाए जाते हैं, सुखाने के लिए यहाँ और यहाँ दो तो लकड़ी मतलब दो रॉड तो काटनी ही पड़ती है, और इसके बाद फिर रस्सी लटकाते हैं। सेम इसके लिए भी ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं आप इसको किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करिए, कनेक्ट करेंगे तो ही धारा याद रह पाएगी। तो यदि 12 जो है विश्वविद्यालय की जो धारा 12 अगर कुलाधिपति के बारे में है, उनकी शक्तियों के बारे में है, तो ठीक धारा 13 विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। धारा 3 किसके बारे में बताया गया है, धारा 3 बताया गया है कुलपति की नियुक्ति के बारे में। कुलपति जो होते हैं, ठीक है, जो वाइस चांस वो होते हैं, कुलपति जो होते हैं, तो क्या है ये धारा 13 में बताया गया है। अब धारा जो 13 है, 13 में ही धारा 13 में विश्वविद्यालय कुलपति की उपलब्धि और सेवा शर्तें पदावधि तथा उसके रिक्तता के बारे में बताया गया है। धारा 13 नहीं होगी दोस्तों, ये धारा 14 है, ठीक है। धारा 13 तो हमने यहाँ पर पढ़ ली कि धारा 13 में जो है उनकी नियुक्ति के बारे में, मात्र नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। पर 14 ये 14 है, इसे 14 पढ़ा जाए तो 14 में क्या बताया गया है, 14 में जो कुलपति हैं जिनको 13 में नियुक्त किया गया है, अब 14 में बता दिया गया है कि उनकी उपलब्धियां क्या क्या होगी, सेवा शर्तें क्या क्या होगी, पदावधि कितनी होगी, और जब उनका पद रिक्त हो जाएगा तो इस कौन उस पर आएगा, इन सब चीज़ के बारे में कौन किस धारा में बताया गया है, धारा 14 में। तो धारा 13 कुलपति, धारा 14 उनकी जो रिक्तियाँ, पद, सेवा शर्तें तथा रिक्तता के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है कुलपति के बारे में है, ठीक। चलिए अगला हम देख लेते हैं, जो अगला है धारा 15। धारा 15 में जो कुलपति हैं, ठीक है, उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य, यानी उनकी कौन कौन से उनको पावर दिए गए हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं, वो धारा 15 में है, ठीक है। 15 में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो धारा 13 कुलपति की नियुक्ति के बारे में, धारा 14 में जो है उनकी सेवा शर्तें, उनका पद रिक्त हो जाएगा, उपलब्धियां उसके बारे में, और धारा जो 15 है उसमें कुलपति की शक्तियां एवं कर्तव्य के बारे में जो है बताया गया है। एक यहाँ पर और जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है 9 नंबर का, कि 15 खा विश्वविद्यालय के कुल सचिव के बारे में बताया गया है, कुलाधि सचिव के बारे में बताया गया है। विश्वविद्यालय के कुलाधि सचिव के बारे में धारा 15 खा में बताया गया है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। धारा जो 16 है, 16 में विश्वविद्यालय के कुल सचिव के बारे में बताया गया है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, है ना, ये उसी से रिलेटेड है, इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखिए कुल सचिव के बारे में, क्योंकि आप जिस पोस्ट के बारे में या जिसके बारे में आप हम बात कर रहे हैं, अगर उसके बारे में अगर हम नहीं वो करेंगे तो फिर कैसे वो चलेगा, है ना। तो इसलिए जो है ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो वैकेंसी है वो कुल सचिव के बारे में है, तो ये धारा 6 में जो है कुल सचिव के बारे में जो है बताया गया है, ठीक। चलिए हम आगे देखते हैं। अब है अगला है धारा 18 विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के बारे में बताया गया है। धारा जो 18 है अन्य अधिकारियों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ अन्य से क्या मतलब है, यहाँ अन्य से मतलब है कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है, और जो वित्त से संबंधित कुछ अधिकारी होते हैं, तो उनका जो अन्य के तहत सारे ये आते हैं। तो जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी है वो अन्य के तहत ही जो है आती है। तो धारा 18 किससे संबंधित है, वो है अन्य अधिकारियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। धारा 20 अब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट तो पूरे हैं लेकिन इनको अब पूरा लाइन से जो है इम्पोर्टेंट आएगा। तो धारा 20 क्या कह रही है, विश्वविद्यालय में सभा या कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। सभा या कोर्ट का प्रश्न पूछा जा सकता है। सभा या देखिए नाम दो इसलिए लिखा मैंने,
सभा भी कोर्ट भी, क्योंकि कोर्ट इंग्लिश में और सभा हिंदी में बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कोर्ट सभा तो पता है लेकिन कोर्ट नहीं पता कोर्ट क्या होता है, तो हम वो चीज़ आती हुई हम गलत करके आ जाते हैं, तो कोई गुंजाइश ना रहेगा गलत करने की। ठीक है, तो धारा 20 में विश्वविद्यालय के सभा या कोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, किस तरह सभा होगी, कौन मेंबर होंगे, इन सब के बारे में जो है किसमें बताया गया है, धारा 20 में। अब ठीक 20 के बाद 21 ऐसे कोरिलेट करिएगा, जैसे कि 20 21, 22 23, 24 25, तो इन क्या एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो अगर धारा 20 बताया गया है कोर्ट के या सभा के गठन के बारे में, तो धारा जो है 22 है सभा की शक्तियाँ एवं कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, सभा की शक्तियों एवं कर्तव्य के बारे में बताया गया है। चलिए ठीक ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। धारा 23 है कार्य परिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है, 23 में जब कार्य परिषद के बारे में बताया गया है, तो 24 में क्या बताया गया है, 24 में कार्य परिषद की शक्तियाँ एवं उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यानी सभा जो जो धारा 20 है वो सभा या कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है, और 22 सभा या कोर्ट के कर्तव्य शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक 23 में परिषद के बारे में, कार्य पर विश्वविद्यालय की जो कार्य परिषद गठित होगी उसकी गठन के बारे में बताया गया है, और जो 24 है 24 में क्या है, उसी कार्य परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य के बारे में बताया गया है धारा 24 में। ठीक है, तो ऐसे आप एक दूसरे से थोड़ा रिलेट करके कर सकते हैं। धारा 25 क्या कहती है, विद्या परिषद के बारे में धारा 25 में उल्लेख किया गया है, ये बताया गया है। ठीक है, एक ही चीज़ है। 26 में विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की शक्ति एवं कर्तव्य, तो यह 25 में अगर विद्या परिषद है तो ठीक उसके अगले में विद्या परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य। दोस्तों अगर आप ऐसे को रिलेट करेंगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि हवा में कोई चीज़ नहीं लटकेगी, उसके लिए कुछ बेस बनाना पड़ेगा, तो ऐसे बेस बना के आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, जो 28 है, धारा 28 है विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड की जानकारी दी गई है। अध्ययन बोर्ड की जानकारी किस अधिनियम में दी गई है, तो दोस्तों अध्ययन बोर्ड की जानकारी जो है धारा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 28 में दी गई है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है। अभी तक मुझे ऐसा लगता है इम्पोर्टेंट तो सभी थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्वविद्यालय में अध्यादेश के बारे में बताया गया है। तो धारा प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत अध्यादेश के बारे में या विश्वविद्यालय के अध्यादेश के बारे में बताया गया है, तो वह धारा 37 ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस धारा के तहत, धारा 45 में विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट, जो भी संस्थाएं होती हैं, जो भी वो आयोग होता है, चाहे इसके पहले हम देख लें, अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जरूर प्रस्तुत करता है या बनाता है, तो उसकी जानकारी जो है विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के 47 में है। किसमें है, 47 में है। दोस्तों साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके पिछला वीडियो है जिसमें मैंने मध्य प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, उनकी स्थापना के बारे में बताया है, कब स्थापित हुए। दोस्तों पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आप देख लीजिए, पिछले 2018 का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर, सेकंड पेपर, तो उस पर 5 क्वेश्चन आए थे। तो अब आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो पिछली बार पूछा गया था कि ये कहाँ है, इस बार पूछा जाएगा उसका सन यानी उसका ईयर, कि किस ईयर में जो है ये मतलब स्थापित हुए हैं। तो आपको ईयर याद रखना है, सारे के आएगा ज़रूर। ठीक है, अगर पिछली बार 5 आए थे तो उम्मीद कीजिए कि इस बार कम से कम 3 तो आएंगे ही। ठीक है, तो उसको जो है इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। तो धारा 47 जो धारा 37 कहती है अध्यादेश, विश्वविद्यालय के अध्यादेश, ठीक 10 आप छलांग मार लीजिए, यानी अगले स्टेप पे आ जाइए, 10 सीढ़ी चढ़ के आ जाएंगे 47। तो 47 में वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 48 यानी उसी के बाद में लेखाओं और संपरीक्षण के बारे में जो है, लेखाओं का संपरीक्षण के बारे में जो है बताया गया है, यानी ऑडिट के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, तो धारा 37 क्या कहती है, धारा 37 कहती है कि विश्वविद्यालय में अध्यादेश जारी कैसे होगा। 47 कहता है कि उसका वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट कैसे जानकारी दी जाएगी। धारा 48 उसके लेखाओं का संपरीक्षण के बारे में जो है बताता है। धारा 60 विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के पेंशन एवं भविष्य निधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, धारा 60 में का जो कर्मचारी लगे हुए हैं विश्वविद्यालय में, उनकी पेंशन भविष्य निधि के बारे में जो है बताया गया है, उल्लेख किया गया है। धारा जो है 63 विश्वविद्यालय में अध्यापकों का वर्गीकरण। ठीक है, 63 में। 65 में विश्वविद्यालय के सदस्य अधिकारियों का त्याग पत्र। ठीक है, 37, 47, 48, 60, 65 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 65 में सदस्यों को अधिकारियों का जो है त्याग पत्र, और जो इसके बाद जो है जो लास्ट है इम्पोर्टेंट है वो है
67 विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना। जो भी समिति गठित की गई, चाहे कार्य परिषद, विद्या परिषद, कोर्ट हो या सभा हो, कैसे हटाना है तो उसकी सदस्यता को हटाया जाना जो है ये क्या किसमें है 67 में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब इसको जरा हम एक बार रिकॉल फटाफट शुरू से लेके आखिरी तक मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। फटाफट आप उसको जो है कनेक्ट करिएगा। तो धारा जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम जो है, उस अधिनियम के तहत 4 अनुसूची, 12 अध्याय, 69 धाराएं हैं। धारा 1 विश्वविद्यालय अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताता है। धारा 6 क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय की शक्तियों के बारे में जो है बताता है। इसके बाद धारा 9 क्या कहती है, विश्वविद्यालय के अध्यापन के बारे में जो है बताती है। धारा 12 क्या कहती है, धारा 12 विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं और उनकी शक्तियों के बारे में जो है वो बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। जो 13 कहती है, 13 में विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति होगी। ठीक है, उसके अगले में नियुक्ति जब हो गई तो उनके क्या होगा, उनकी कुछ सेवा शर्तें होंगी, बिल्कुल होंगी। पदावधि होगी, जब रिक्त पद हो जाएगा तो कौन होगा, वो चीज़ जो है 14 में कर गई है। 14 के बाद 15 आएगा। 15 में कौन होगा, 15 में जो है कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और जो 15 खा होगा उसमें कुलाधि सचिव के बारे में बताया गया है। 16 में विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव होंगे उनके बारे में बताया गया है। धारा 18 में जो है विश्वविद्यालय के जो अन्य अधिकारीगण हैं उनके बारे में बताया गया है। जो धारा 20 होगी वो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के जो कोर्ट है या सभा है उसके गठन के बारे में बताया गया है। 22 है, 22 में उसी कोर्ट या सभा की शक्तियाँ और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। जो 23 है, एक स्टेप नीचे आइए, 23 है, 23 में कार्य परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। और 24 में जो है उसी कार्य परिषद के शक्तियाँ एवं कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब धारा जो 25 है वो किससे संबंधित है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद, जो विद्या परिषद होगा उसका गठन कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। और ठीक उसके जो है 26 है, उस 26 में उसी विद्या परिषद की जो है कर्तव्य और शक्तियों के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, तो आप इन सबको, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको ऐसे ही पढ़ना है कि दो एक जैसे संबंधित हैं, दो में से कोई एक पूछे फट से आप बता पाओ। ठीक है, और इसके बाद एक वीडियो में और बना दूंगा मैं, जिसमें जो ये शक्तियाँ हैं इनके कौन कौन से में रहता है कि अगर ये पूछा जाए कि जो विश्वविद्यालय का विद्या परिषद के सदस्य कौन कौन हैं, इनके बारे में जो है कौन कौन सदस्यों मेंबर होगा, अध्यक्ष होगा, इसके बारे में बना देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है 28 है। 28 में जो है विश्वविद्यालय अध्ययन बोर्ड की जानकारी मिलती है। ठीक है, अध्ययन बोर्ड की। अब इसके बाद 37, जैसे मैंने बताया था 37 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अध्यादेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद 10 आप बढ़ जाओ 47 में आ जाओ, तो 47 में जो है वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में जो है बताया गया है। इसके बाद जो है 48 में लेखाओं का संपरीक्षण के बारे में बताया गया है। और 60 जो है जो विश्वविद्यालय के कार्यरत कर्मचारी हैं उनके पेंशन और भत्ते भविष्य निधि के बारे में जो है बताया गया है। 63 में जो है अध्यापकों का वर्गीकरण, और 65 में जो सदस्य हैं विश्वविद्यालय सदस्यों के अधिकारियों का जो त्याग पत्र है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और 67 है उसमें सदस्यता कैसे हटाना है। ठीक है, इसके बारे में जो है 67 बताया गया है। तो 60 में जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन भविष्य निधि, 63 में विद्यार्थियों के वर्गीकरण अध्यापकों के वर्गीकरण, 65 में सदस्यों और अधिकारियों का त्याग पत्र और विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाना। ठीक है, ये 67 में है, सदस्यता से हटाना। ठीक है, 65 में सदस्यों अधिकारियों का त्याग पत्र। इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है ना, मैं इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 65 और 67 में इन दोनों में कन्फ्यूज़न होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि इन दोनों में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं पैदा होना चाहिए। 65 एंड 67 में 65 सदस्य और जो कर्मचारी हैं उनको त्यागपत्र विश्वविद्यालय कैसे दिया जाएगा, और जो 67 में फिर जो सदस्य विश्वविद्यालय सदस्य जो बने हैं उसको कैसे हटाया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे कर लेते हैं। विश्वविद्यालय के अध्याय, 4 अध्याय थे। ठीक है, सॉरी 4 नहीं थे, सूचियाँ थी, 12 अध्याय थे। उन 12 अध्याय के बारे में जो है हम एक एक करके देख लेते हैं। तो जो पहला अध्याय है विश्वविद्यालय का पहला अध्याय वो प्रारंभ होता है, सारी चीज़ के बारे में बताया गया है। दूसरा अध्याय विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए जो तीसरा अध्याय है विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं उनके बारे में बताया गया है। और जो चौथा जो है वो विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों ये अधिकारी और प्राधिकारी दोनों में क्या अंतर है, तो इस चीज़ को जो है विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा
कि विश्वविद्यालय के जो अधिकारी होते हैं दोस्तों, वो अधिकारी वो होते हैं जो जैसे कि सभापति हो गए, सॉरी कुलाधिपति हो गए, कुलपति हो गए, ठीक है, ये होते हैं अधिकारी। ठीक है। अब अधिकारी के बाद क्या आता है? प्राधिकारी। प्राधिकारी क्या होते हैं? जैसे कोर्ट, कार्य परिषद। ठीक है। तो जो इनमें मेंबर इस ये प्राधिकारी के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में यही अंतर है। जो अधिकारीगण, कुलाधिपति, कुलपति, कुलाधीश, सचिव, ये सब क्या है? अधिकारी है। पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारी क्या होता है? प्राधिकारी होता है सभा या कोर्ट, विद्या परिषद, कार्य परिषद। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? प्राधिकारी। तो जो चौथा अध्याय है वो विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, और जो 3 है वो विश्वविद्यालय के अधिकारी। ठीक है। चलिए, 5वां अध्याय क्या कहता है? वित्त। विश्वविद्यालय के अध्ययन में जो वित्त शामिल है वो 5वां अध्याय में है। 6वें अध्याय में समन्वय समिति, अध्यादेश तथा केंद्रीय अध्यापन बोर्ड। ठीक है। अब इनमें से ये पूछा जा सके विश्वविद्यालय 6वें अध्याय में, नहीं, केंद्रीय विद्यालय बोर्ड किस अध्याय के तहत आता है? अब आपको पता होना चाहिए कि 6वें में आता है। प्रश्न पिछली 2018 में पूछा गया है, तो इसको जो है बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। तो तीनों को अलग अलग याद रखिए, पर अध्याय 6वां ही है। ठीक है। तो पिछली बार पूछ लिया अध्ययन बोर्ड, केंद्रीय अध्ययन बोर्ड। इस बार मान लीजिए अध्यादेश पूछ ले किस अध्याय में है? तो 6 में है। 5वें में वित्त और 6वें में समन्वय समिति, अध्यादेश और केंद्रीय अध्ययन बोर्ड, ये है 6 अध्याय में। 7वें अध्याय में संपरीक्षा है, इम्पोर्टेंट है। और 9वें अध्याय में, सॉरी 8वें में है, 7वां इम्पोर्टेंट नहीं था। मैंने कहा जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वही बताऊंगा। विश्वविद्यालय के 9वें अध्याय में अध्यापन पदों की नियुक्ति, अध्यापन पदों की नियुक्ति, अध्याय 9वें में। 10वें में है आपात उपबंध, ऐसी कोई सिचुएशन बने आपातकालीन, उसके लिए जो है 10वें में है। और विद्यालय के 11वें में, विश्वविद्यालय की जो 11वां है वो अध्याय, उसमें अध्याय में विद्यार्थी परामर्श समिति जो बनी है उसमें है। और 12वें में अनुपूरक उपबंध। तो इस तरह से जो है अध्याय 12 समाप्त हुए। एक बार जैसे मैंने उसको सरसरी में जल्दी जल्दी बताया था, इसको बता देता हूँ कि जो अध्याय आपका पहला बोला जाता है वो प्रारंभ है, दूसरे में विश्वविद्यालय है, तीसरे में विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, तीसरे में विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, चौथे में विश्वविद्यालय के प्राधिकारी हैं, 5वें में वित्त है, 6वें में जो है समन्वय समिति, अध्यादेश और केंद्रीय अध्ययन बोर्ड, ये है 6वें में है। 8वें में है संपरीक्षा, 8वें में है अध्यापन पदों की नियुक्ति, और 9वें में है अध्यापन पदों की नियुक्ति, और 10वें में है आपात उपबंध, 11वें में विद्यार्थी परामर्श समिति, और 12वां में अनुपूरक उपबंध। इस तरह से इम्पोर्टेंट था, अध्याय पूरे कंप्लीट हुए। ठीक है। इसी तरह से जो है ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर होगा। इसके अलावा जो है एक आध दो आप और चाहें तो धाराएं याद कर सकते हैं। जैसे धारा 30 हो गई, 34 हो गई, 29 हो गई, 31 हो गई, ये भी जो है आप चाहें तो याद कर सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो सभा हो गई, कार्य परिषद, विद्या परिषद, समन्वय समिति, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कौन अध्यक्ष होता है, कौन अध्यक्ष नहीं होता। ठीक है। पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, तो जो सभा या कोर्ट होता है उसमें उसके लिए कितने व्यक्ति चाहिए? ठीक है। काहे के लिए होता है ना? कोरम के लिए। तो 25 ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 30 तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है विश्वविद्यालय से संबंधित है, उच्च शिक्षा से संबंधित है। तो जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगा और बहुत प्रश्न आएंगे और आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट्स में भी बताइए। ठीक। चलिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।